Good morning student and most welcome to another lecture of electricity। आज बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टेंस के कहानी को आगे लेके जाने वाले हैं। हालांकि आज अपना प्रैक्टिकल क्लास होना था लेकिन वोल्टामीटर वगैरह को मैं अरेंज नहीं कर पाया हूँ ठीक है, बट हाँ जैसे ही वो अरेंज हो जाएगा वो प्रैक्टिकल क्लास में आपको डालूंगा, आज नहीं तो कल परसों उसके बाद, लेकिन हाँ आएगा प्रैक्टिकल क्लास आपका आएगा, हम अच्छे से उसको ऑब्जर्व करेंगे ठीक है। लेकिन अभी क्या है, आज की क्लास रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के टॉपिक को थोड़े डीप में लेके जाएगी और उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को क्लीन करेगी। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, क्योंकि ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ये तीनों के तीनों जब कंबाइंड होते हैं ना तब जाके बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकली क्लासेस चल रहा है, हम लोग आज रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर किए लाइक करो बच्चों, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और बड़े अच्छे से स्टार्ट करते हैं अपने रेसिस्टेंस चैप्टर को। प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। देखो कल का जो आखिरी टॉपिक था, हम लोग उस आखिरी टॉपिक में एक छोटी सी चीज पढ़े थे और वो चीज आपको याद होगा, वो था रेसिस्टेंस। था ना रेसिस्टेंस, है ना? तो चलो मैंने क्या बताया था रेसिस्टेंस के बारे में, कि ये किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से वो कंडक्टर चार्ज के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, यानी करंट को फ्लो नहीं होने देता है। एकदम सिंपल सी बात मैंने बताई थी और इससे ज्यादा हम कुछ देखे भी नहीं थे। अब आती है बात, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्यों किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस होती है, जो यानी कोई भी कंडक्टर जो है उसके अंदर चार्ज को फ्लो नहीं करने देने की टेंडेंसी क्यों होती है, ये पता लगाना है ठीक है। आ जाओ एकदम आसानी से देखते हैं, खूब बढ़िया से समझिएगा। नॉर्मल देखो बच्चों, मान लो कि मेरे पास एक कंडक्टर है ना, और इस कंडक्टर को हम इस तरीके से आपके सामने दिखा रहे हैं ठीक है। हमने इस कंडक्टर को वायर के थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, वायर के थ्रू बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिए हैं, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव टर्मिनल ठीक है। ये कंडक्टर है, कंडक्टर का नाम है AB। जैसे ही आप इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे, और चलो मैं यहाँ पे स्विच लगा देता हूँ, और आपने इस स्विच को ऑन कर दिया ठीक है। जैसे ही स्विच को ऑन करोगे मेरे बच्चे, करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा ना। सर्किट कंप्लीट है तो आराम से करंट ऐसे गोल गोल फ्लो करता रहेगा ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। मान लो V वोल्टेज पे I अमाउंट का करंट था ठीक। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, इसको जरा मैग्नीफाई करते हैं, है ना। इस कंडक्टर को जरा मैग्नीफाई करते हैं और इस कंडक्टर के अंदर के कॉन्सेप्ट को और डेप्थ में पढ़ते हैं। चलो ठीक है, हमने कंडक्टर को थोड़ा और बड़ा कर दिया, समझ लो कि जूम कर दिया उसको। अच्छा इसके अंदर तो करंट फ्लो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। तो अगर करंट उधर की तरफ है मेरे बच्चों, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स किधर की तरफ फ्लो करते होंगे, चलो बताओ। एकदम आसान है, एकदम आसान है, बताओ। अगर करंट इधर की तरफ है मेरे बच्चों, तो हमारे इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो किस तरफ होना चाहिए, जस्ट सर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर की तरफ फ्लो करेंगे, यानी करंट के अपोजिट, इधर इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे ठीक है, जस्ट करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं, है ना, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के वजह से इस कंडक्टर के अंदर करंट है ना। अब एक बात बताओ, क्या इस कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई और चीज नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं, इस कंडक्टर में छोटे छोटे एटम्स भी होंगे। अरे उन्हीं एटम से नहीं ये बन के मिल के बना है, और इन्हीं एटम से तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं, तो इसके अंदर छोटे छोटे एटम्स भी होंगे, और ये एटम्स अपने जगह पे रैंडमली
डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, अलग अलग जगहों पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जब आप किसी भी कंडक्टर में, समझिएगा, जब आप किसी भी कंडक्टर में, इधर भी मैं थोड़ा सा बना दूं एटम्स, ये गोल वाले एटम्स को दिखा रहे हैं, जब आप किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स क्रिएट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करता है और इस मूवमेंट के वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इस मूवमेंट के दौरान ये इलेक्ट्रॉन बहुत से एटम से टकराएगा ना, इस इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होगा। समझना मेरी बात को, यहां क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के साथ एक और फिनोमिना हो रहा है कोलिजन का। किसका कोलिजन? इलेक्ट्रॉन का कोलिजन इलेक्ट्रॉन के साथ या इलेक्ट्रॉन का कोलिजन एटम के साथ, यही हो रहा होगा ना। या तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर जा रहा होगा या फिर इलेक्ट्रॉन और एटम कोलाइड कर रहे होंगे, यही दो हो रहा होगा। इस कोलिजन के वजह से इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट क्या कर जाती है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है, रेसिस्टेंस। अब तुम ऐसे समझो मेरी बात को, तुम अगर सिंपल सा देखो, अपने चर्च के बारे में तुम जानते हो, क्रिश्चियन क्वार्टर रोड देखे हो तुम, है ना, जो हमारा चर्च है वो चर्च वाला रोड तुम देखे हो क्रिश्चियन क्वार्टर का। तुमने क्या किया, तुम नॉर्मल डे में बाइक लेके उधर जाओ, बड़े आसानी से निकल जाओगे, नहीं तुरंत निकल जाओगे। लेकिन अगर तुमसे कहा जाए कि भैया आप 25 दिसंबर को बाइक लेके उधर जाइए, आप निकल सकते हैं नॉर्मली? नहीं। क्यों नहीं निकल सकते हो? क्योंकि तुम्हारे तरह वहां पे ढेर सारी भीड़ इकट्ठा होती है और जब आप मूव करने की कोशिश करेंगे तो आपसे उनका कोलिजन होने का चांसेस होगा, तो आप बचते बचाते निकलोगे। समझ रहे हो? इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में भी यही हाल है। हमारे कंडक्टर के अंदर ढेर सारे एटम्स होते हैं और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट स्टार्ट करता है तब इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से कोलिजन पॉसिबल है और इलेक्ट्रॉन का एटम से कोलिजन पॉसिबल है। और इसी कोलिजन के वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपोज होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रेसिस्ट होता है। और इस कोलिजन के वजह से जो उनके मूवमेंट में अपोजिशन पैदा हुआ, जो उनका मूवमेंट अपोज होने लग गया, उसी अपोजिंग मूवमेंट को रेसिस्टेंस कहा जाता है। आ गई ना बात समझ में? अब मुझे लगता है सर क्लियर हो रहा है बात। क्या हो गया सर, क्या हो गया, फिर से बताओ। हमने आपको यह चीज बताया था कि रेसिस्टेंस का मतलब है किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या फिर चार्ज के फ्लो को या फिर करंट के फ्लो को रोकता है, अपोज करता है। ठीक है, अच्छा अब ये क्यों होता है, वाई रेसिस्टेंस अकर, या फिर आप क्वेश्चन बना सकते हो व्हाट इज द कॉज ऑफ रेसिस्टेंस, आखिर रेसिस्टेंस का कॉज क्या है। आज आपको आज मोस्टली आज शाम तक या आज रात को 10-11 बजे तक आपको रेसिस्टेंस तक का हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। जैसे आपको DPP 3 मिला उसी तरीके से इसका खूब बढ़िया नोट्स लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ताकि आप अपने नोट्स को और अच्छे से बना सको। मेरी बातों को सुन के या जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो अगर आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको बनाइए। उसके साथ साथ कुछ टेक्निकल बातें होती हैं जो मैं आपको लिख के देता हूँ, आप उसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं क्या बता रहा हूं कि रेसिस्टेंस का कॉज क्या है, व्हाट इज द रेसिस्टेंस क्या है वो तो पता चल गया। अब व्हाट इज द कॉज ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्यों होता है, तो हम क्या बताएंगे कि ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर there is a high probable chance of electron collision or electron atom collision, and due to this collision the movement of electrons get restricted, get resistance, and hence a property is produced in the conductor and that property is called resistance.
फिर से समझो, मैं हिंदी में समझा रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्टर के अंदर मूव करता है तो कंडक्टर में प्रेजेंट और दूसरे इलेक्ट्रॉन या फिर दूसरे एटम से उसके कोलिजन होने के चांसेस होते हैं, और इसी कोलिजन के होने के वजह से उस कंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप्ड होती है और उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेसिस्टेंस। समझ गए ना बात को? आई होप आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा बात हो गया भाई साहब, हमने रेसिस्टेंस को समझ लिया। देखो रेसिस्टेंस क्या है क्या नहीं है, ये सब लिखने की जो बातें हैं ये आपके बुक में भी लिखी हुई है, और यही चीज आपको हम लिख के भी देंगे, प्रॉपर हैंड नोट्स बना के देंगे, खूब बढ़िया से देंगे। लेकिन अभी जो क्लास हमारा चल रहा है ना, ये समझने का क्लास है। समझो क्या होता है रेसिस्टेंस। लिखा हुआ चीज मेरे डीपीपी में मिल जाएगा बच्चों, बहुत बढ़िया से मिल जाएगा, तुम उसका चिंता मत करो, तुम उसको खूब बढ़िया हैंड रिटन उतार लेना। लेकिन पहले समझ लो, बताओ क्या है रेसिस्टेंस। दोहराओ मेरे साथ, एकदम दोहराओगे, मैं नहीं हूं वहां पे फिर भी दोहराओगे, मैं नहीं सुन रहा हूं फिर भी दोहराओगे। क्या है रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो कंडक्टर चार्ज के फ्लो को या इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है। समझ रहे हो बात को? अब आपसे कोई पूछ देगा क्यों अपोज करता है, रेसिस्टेंस क्यों होता है, तो क्या बोलोगे कि जब हम कंडक्टर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मतलब बहुत अंदर जाके देखेंगे, तो उस कंडीशन में हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बाधित हो रहा है, रेसिस्ट हो रहा है। किस चीज के वजह से? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन और इलेक्ट्रॉन एटम कोलिजन के वजह से, और इसी कोलिजन के वजह से उनको मूव करने में दिक्कत हो रही है। क्या हो रहा है? उनको अपोजिशन मिल रहा है, और इसी अपोज के वजह से हमारा जो नया प्रॉपर्टी डेवलप होता है, हम उसे क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। समझ गए बात को? कोई दिक्कत रेसिस्टेंस समझने में, है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसको जरा उतार लेना, थोड़ा सा ये फिगर वगैरह थोड़ा सा उतार लेना। बाकी जो लिखी हुई चीजें हैं आप लिख सकते हैं, मेरे बोलने को सुन के भी लिख सकते हैं जो मैंने बोला, और ये लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसको मिटा दें क्या? आ जाओ, अब थोड़ा और अच्छे से बातों को डील करते हैं। अब बात आती है सर कि आखिर रेसिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है ना? जैसे किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, समझना मेरी बात को। जैसे मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, ये रहा मेरा एक छोटा सा कंडक्टर। इस कंडक्टर का नाम है AB, ठीक है, और ये कंडक्टर जो है वो बना हुआ है कॉपर से, COPPR, कॉपर से। अब बताओ कि इसके अंदर रेसिस्टेंस होगा? हाँ होगा। तो मान लेते हैं कि लेट द रेसिस्टेंस ऑफ AB बी, लेट द रेसिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू R। क्या मान लेंगे? R मान लेंगे। अब ये रेसिस्टेंस कांस्टेंट है या बदलेगा, ये सोचना है। ठीक है, तो देखो बच्चे, जब तक तुम्हारा कंडक्टर AB है, तुम कंडक्टर में बदलाव नहीं ला रहे हो। कंडक्टर AB था और AB है और AB रहेगा, कोई बदलाव नहीं कर रहे हो आप AB में, आपको AB को बदलना नहीं है। AB की लंबाई जितनी है AB उतना ही लंबा है, AB का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना है, और AB कॉपर का है तो कॉपर का है, आप इसको बदल नहीं रहे हो। तब जब तक कंडक्टर फिक्स्ड है, जब तक कंडक्टर फिक्स्ड है आपकी रेसिस्टेंस फिक्स्ड होगी। कहा जाता है फॉर अ फिक्स्ड कंडक्टर, फॉर अ फिक्स्ड कंडक्टर R इज ऑलवेज कांस्टेंट। R क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है ना? अगर आप कंडक्टर फिक्स कर दिए हैं तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन अगर आप इस कंडक्टर का लेंथ बदल दो, समझ लो, कॉपर का देखो मोटाई उतना ही रहने दो, मोटाई रहने दो, लेंथ बदल दो,
या फिर लेंथ रहने दो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल दो, या फिर इस कॉपर को तुम कॉपर से एल्यूमिनियम में बदल दो तो इसका रेसिस्टेंस बदल जाएगा। यानी यहां से हमें पता चला कि मेरा जो रेसिस्टेंस होता है वो किन किन चीजों पे करता है डिपेंड। तो भाई साहब इट डिपेंड्स अपॉन, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज जिस पे ये डिपेंड करता है बच्चों, वो लेंथ पे डिपेंड करता है। किसके लेंथ पे? लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की लंबाई कितनी है उस पे डिपेंड करेगा। फिर दूसरा क्या चीज पे डिपेंड करेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये ध्यान देना है, मैंने क्रॉस सेक्शन को बड़े अच्छे से समझाया था। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के एरिया पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज ये किस चीज पे डिपेंड करता है? तीसरी चीज ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करेगा बताओ मेरे प्यारे बच्चों? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। चौथी चीज ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटीरियल। नेचर ऑफ मटीरियल पे डिपेंड करता है कि किस चीज से बना है ना, नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो भाई साहब बड़ी सुंदर सी बात है, बड़ी अच्छी बात है। ये आपको अपनी किताब में मिलेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर। आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपकी किताब में मिलेगा, लेकिन ये टेम्परेचर और नेचर नहीं मिलेगा। तो किताब में नहीं मिलेगा तो उसके लिए रवि सर हैं, है ना, रवि सर आपको बताएंगे इसके बारे में। ठीक, तो बोलो क्लैरिटी हो रही है? क्या पढ़ा आपने आज क्या पढ़ा, अभी तक क्या पढ़ा? सर व्हाट इज रेसिस्टेंस हमने पढ़ लिया, क्या है रेसिस्टेंस खूब बढ़िया समझ गए, और रेसिस्टेंस क्यों होता है ये भी खूब बढ़िया समझ गए। अब हम बात कर रहे हैं कि रेसिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो कहा गया कि रेसिस्टेंस लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और यही चीज नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। चार चीजों पे ये रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। अब कैसे डिपेंड करेगा और क्यों डिपेंड करेगा, ये बातें हम लोग डील करेंगे इसके बाद। पहले इसको उतारो खूब प्रेम से, तब हम आराम से पढ़ेंगे। कोई घबराहट नहीं है बच्चों, है ना, खूब बढ़िया से पढ़ो, खूब बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि पता है बच्चों इससे क्वेश्चंस पूछता है, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे किसी भी फील्ड में वीक रहें। भैया वीक हैं तो लालत है मेरे पे कि भाई आप वीक हो, और खास करके उन लोगों से जो बेतिया से बाहर रह के पढ़ते हैं और कहते हैं कि भाई हमने तो बहुत पढ़ा है, हम बेतिया में एक कमाल मचा सकते हैं, बशर्ते आप मेरा ईमानदारी से साथ दो। अगर आप नहीं पढ़ोगे बेटा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको मैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता हूं, हम आपको एक संसाधन दे सकते हैं, उस संसाधन का प्रयोग आपको करना है। हम जो चीज़ें आपको बता रहे हैं, अगर आप उन चीज़ों को याद रखो ना, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, 1 साल के बाद जो लेवल लेके निकलोगे ना हमारे कोचिंग से, जो लेवल लेके निकलोगे वो लेवल अपने लेवल पे बहुत ही हाई होगा। समझना इस बात को, फील करोगे तुम। अभी तक तुमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं कहीं से भी कंपेयर कर लो, कोई नहीं पढ़ाता है बच्चों उतने डेप्थ में, उतने एक्स फैक्टर के क्लासेस, उतनी अच्छी अच्छी बातें, उतने शानदार सी चीज़ें कोई नहीं बताता है। लेकिन आप लोग को कद्र नहीं होता है। कद्र करो उस चीज़ का कि हम कितनी अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा, है ना। आपका बोर्ड भी होगा और हम बोर्ड से आगे भी निकलेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता था बच्चों? सबसे पहला आया कि भाई साहब रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। किस चीज पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है। अब समझो, हम इसको बड़े बढ़िया सुना, कैसे डिपेंड करता है वो देखते हैं। समझो इसको, हम क्या करते हैं, 3 अलग अलग कंडक्टर ले लेते हैं। जैसे एक ये कंडक्टर ले लो मेरे प्यारे बच्चों, इस कंडक्टर का नाम दे दो ए, कंडक्टर ए, ठीक है, और इसका लेंथ ले लो 2 मीटर का, मान लेते हैं सिंपल एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। इसका ये एक कंडक्टर है ए जिसकी लंबाई 2 मीटर है, ठीक है। एक दूसरा कंडक्टर ले लो बी जिसकी लंबाई 3 मीटर है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है मेरे प्यारे बच्चों?
3 मीटर है। और एक तीसरी कंडक्टर ले लो C, इसकी लंबाई मेरे भाई साहब कितना मीटर है? 4 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास 3 कंडक्टर है, कंडक्टर A, कंडक्टर B और कंडक्टर C। एक की लंबाई 2 मीटर है, एक की लंबाई 3 मीटर है, एक की लंबाई 4 मीटर है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, वी हैव 3 कंडक्टर्स A, B and C having length 2 meter, 3 meter and 4 meter। बट एक चीज ध्यान रखना, बट having equal area of क्रॉस सेक्शन, ये ध्यान रखना है ना, कि आपने इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ले रखा है। ठीक है, दोनों को एक साथ वेरी मत कराओ, पहले जैसे एरिया को फिक्स करके लेंथ पे देखते हैं कैसे डिपेंडिंग होगा, लेंथ को वेरी करा के एरिया पे देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमने एरिया को फिक्स रखा है और लेंथ अलग अलग कर दिया है। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं एक छोटे से इलेक्ट्रॉन E का। यही इलेक्ट्रॉन यहां पे भी है, यही इलेक्ट्रॉन इसमें है और यही इलेक्ट्रॉन इसमें है। ठीक है, अब को तुम खुद सोचो कि इस इलेक्ट्रॉन को 2 मीटर चल के जाना है, इस इलेक्ट्रॉन को 3 मीटर चल के जाना है, इस इलेक्ट्रॉन को 4 मीटर चल के जाना है। तो किस इलेक्ट्रॉन को, किस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कोलिजन से मुलाकात होगी? 2 मीटर वाले को, 2 मीटर को तो कम कोलिजन मिलेगा, 3 मीटर में ज्यादा कोलिजन मिलेगा 2 से, क्योंकि 1 मीटर बेसी है तो 1 मीटर और जब पास करेगा तो एटम उटम से टकराएगा तो इसके पास कोलिजन ज्यादा हो जाएगा। 4 मीटर में सबसे ज्यादा कोलिजन हो जाएगा, तो जिसमें सबसे ज्यादा कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन को मूव करने में उसी में दिक्कत आएगा ना। तो लंबाई के बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन, समझना मेरी बात को, लंबाई के बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन टू एटम इंक्रीजेस। इसका नंबर ऑफ कोलिजन क्या होता है? बढ़ जाता है। और कोलिजन के नंबर के बढ़ने के वजह से हमारा रेसिस्टेंस भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हम यहां पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, number of collision of electrons increases, hence resistance of the conductor also increases। और इसीलिए कंडक्टर की रेसिस्टेंस भी क्या हो जाती है बच्चे? इंक्रीज कर जाती है। एज फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा रेसिस्टेंस है ना, तो रेसिस्टेंस इसका मतलब हो गया कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। लेंथ को बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लेंथ के बढ़ाने से नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है और उसके वजह से रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बच्चा कंडक्टर की लेंथ और रेसिस्टेंस में क्या रिलेशन है, तो बोलिएगा रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आ गई बात समझ में? और उसका एक छोटा सा रीजन भी मैंने दे दिया। देखो बेटा, ये रीजन और एलोबोरेट होगा, लेकिन आपके लेवल पे इतना काफी है। इतने ही रीजन आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना समझ के काफी है, ठीक। लेकिन अच्छल में थोड़ा सा और डीप में पढ़ोगे तो ये थोड़ी सी बातें अलग दिखेंगी तुम्हें। लेकिन अभी के लिए आपके लेवल पे, क्लास 10th के लेवल पे ये रीजन सफिशियंट है, सफिशियंट से भी ज्यादा है,
ठीक है। तो चलो बताओ मेरे को कि रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी लेंथ के बढ़ाने से रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस किसकी हो जाएगी बच्चे? इसमें पूछ दूं मैं, सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस सी की हो जाएगी, उसके बाद रेसिस्टेंस बी का हो जाएगा और तब जाके रेसिस्टेंस मेरे ए का आएगा। क्यों ऐसा होगा? रेसिस्टेंस मेरा इधर की तरफ क्यों बढ़ेगा? बिकॉज उसकी लंबाई सबसे ज्यादा, फिर ये और लंबाई के बढ़ने से रेसिस्टेंस क्यों बढ़ा? क्योंकि लंबाई के बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और जिसके वजह से रेसिस्टेंस भी बढ़ गया। ठीक है, चलो इसको उतार लो खूब सुंदर से, फिर आगे का फैक्टर देखते हैं एक एक करके, है ना। चलो उतार लो बच्चों। तो सर जी हमने रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, रेसिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है पढ़ लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात है कि मेरा जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, है ना। रेसिस्टेंस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। ठीक, अब देखो तुम इसको कैसे समझोगे। यहां पे फिर हम 3 रेसिस्टेंस लेने वाले हैं। जैसे मान लो पहला रेसिस्टेंस है ए। अब देख भाई, मान लो ये रेसिस्टेंस है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो ये ना होगा। तो अगर हम इसको ऐसे करके देखेंगे तो हमको पीछे का पार्ट पूरा रेसिस्टेंस ऐसे थोड़ी दिखेगा, ये हमको ऐसे दिखेगा। तो जब ऐसे देखोगे तो खाली सर्कल दिखेगा। तो हम क्रॉस सेक्शन के लिए खाली वायर का ऐसा एक गोल सा सर्कल बना देते हैं। एक क्रॉस सेक्शन मान लो ये हो गया, ठीक। दूसरा क्रॉस सेक्शन हम थोड़ा सा बड़ा लेते हैं और तीसरा क्रॉस सेक्शन हम सबसे बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। पहले वाले क्रॉस सेक्शन का रेडियस ले लो 2 मीटर का, दूसरे वाले का रेडियस ले लो 3 मीटर का और सबसे आखिरी वाले का रेडियस ले लो 4 मीटर का, ठीक। तो 3 वायर है, एगो इतना पतला है, एगो इतना मोटा वायर है, एगो इतना मोटा। क्या कियो तुम? वायर लियो, वायर घप से इसमें बोर्ड के अंदर घुसा दियो, खाली यही दिख रहा है, ठीक। अब सोचो कि तुमने से मान लो ये वायर है मेरा, ठीक है, ऐसे ऐसे एक बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड है ये। अब हम इसमें वायर ऐसे रखे तो जब बाहर रखें तो ऐसे दिखेगा। अगर टक से घुसा देंगे एकदम बोर्ड के प्लेन में ले आएंगे तो खाली हमको यही नहीं दिखेगा जी, सिर्फ और सिर्फ हमको यही गोल का ना दिखेगा। तो वही गोल का दिख रहा है, ठीक। तो ये 2 मीटर रेडियस, 3 मीटर और 4 मीटर रेडियस वाला वायर है मेरे पास, 3 रेडियस है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम पूछें कि इलेक्ट्रॉन भाई साहब इसमें ऐसे फ्लो करेगा ना, ऐसे टक से ऐसी जगह पाइप की तरह जाएगा। जैसे ये ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन इसमें ऊपर नीचे थोड़ी जाएगा जी, ऐसे पाइप की तरह जाएगा ना। तो पाइप जितना मोटा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में उतनी आसानी। बात को समझने की कोशिश करो, एकदम ध्यान से समझो। मान लो कि इलेक्ट्रॉन कोई है जो इसके अंदर जा रहा है, अंदर घुस रहा है, ट्र ट्र करके अंदर जा रहा है। तो जगह कम है तो जाने में दिक्कत होगा, और जगह ज्यादा है तो जाने में आसानी होगी। समझ लो, तुरंत तुरंत जाएगा क्योंकि उसको स्पेस मिलेगा। मान लो यहां इलेक्ट्रॉन का अंदर जाना और यहां इलेक्ट्रॉन, किसमें ज्यादा स्पेस दिख रहा है आपको? तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है, चौड़ा इलाका होता है। अब तुम खुद सोचो, 8 फीट का रोड में 5 गाड़ी चलाओ और 20 फीट के रोड में 5 गाड़ी चलाओ, किसमें आसानी होगी? 20 फीट के रोड में होगी। तो जब तुम एरिया बढ़ा देते हो, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देते हो, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के बढ़ जाने के वजह से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो आसान हो जाता है और नंबर ऑफ कोलिजन घट जाता है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे एक स्टेटमेंट सिंपल सा कि ड्यू टू इंक्रीज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, या फिर वहां पे हम ऐसे स्लैश देके कंडक्टर भी लिख देते हैं, वायर और कंडक्टर, द नंबर ऑफ
collision of electron decreases, therefore इसीलिए therefore resistance of the conductor डिक्रीजेस, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अगर आपने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया है तो क्रॉस सेक्शन के एरिया के बढ़ाने के वजह से रेसिस्टेंस कम हो जाता है। यानी आपके हिसाब से सर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो मेरा रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी आप कहना चाहते हो कि कंडक्टर का रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, एकदम यही कहना चाहते हैं। Resistance of a conductor is directly proportional to length, but resistance of the conductor is inversely proportional to the area. क्यों? क्योंकि एरिया के बढ़ाने के वजह से, आप देखो आपको ऑब्वियस होगा, एरिया के बढ़ाने के वजह से नंबर ऑफ कोलिजन घट जाता है, और नंबर ऑफ कोलिजन घट जाएगा तो बड़े आसानी से मूवमेंट हो पाएगी और कंडक्टर का क्या होगा, रेसिस्टेंस घट जाएगा। एरिया बढ़ाओगे रेसिस्टेंस घटेगा, एरिया बढ़ाओगे रेसिस्टेंस घटेगा, यानी रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के बच्चों, एरिया के। आ गई बात समझ में? दूसरा फैक्टर भी अपना क्लियर हो गया है ना। चलो इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं, फटाक से उतार लीजिए बच्चों। अब देखिए क्या हो गया, अब क्या किया गया, इस दोनों ही फैक्टर को कंबाइन किया गया। बड़े आराम से देखिए, कोई चिंता का विषय एकदम नहीं है, एकदम खूब बढ़िया से समझो। कहीं दिक्कत आए फट से फोन करो, मैं उस वक्त फोन ना उठाऊंगा तो मैं कॉल बैक जरूर करूंगा, और तब आपको जो भी दिक्कत है आप पूछ सकते हैं, है ना। चलिए आ जाइए बालक, अब क्या किया गया, दोनों को कंबाइन कर दिया गया। यानी अब हम निकालने जा रहे हैं फॉर्मूला फॉर रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात क्या की गई, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लंबाई है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, ठीक। तो हमारा रेसिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, ये हो गया इक्वेशन 1। इसी तरीके से हमारा रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, ये हो गया इक्वेशन 2। हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमने दोनों को क्या कर दिया बच्चों, कंबाइन कर दिया। जब दोनों ही इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो आपका रेसिस्टेंस हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेशियो L/A, L/A के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया गया। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक नया मटेरियल आया, ये ऐसा RLA, डिजाइनदार P, है ना। इसको डिजाइनदार P मत कहो, ये ग्रीक लेटर है, इसको कहते हैं रो, RHO, रो, क्या कहते हैं, रो। और इसको पढ़ते क्या है, तो इसको कहा गया रेसिस्टिविटी। क्या कहा गया, रेसिस्टिविटी। और यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, क्या फॉर्मूला आया, R इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। ये किसी भी कंडक्टर का अगर लेंथ दिया हो, किसी कंडक्टर का लेंथ दिया हो, किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हो और उस कंडक्टर का रेसिस्टिविटी दिया हो, तो हम उसका रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। R इज इक्वल टू रो L/A, R इज इक्वल टू रो L/A, एकदम याद रखना, R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक। जहां पे रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी ऑफ material by which the conductor is made up of, है ना। अगर हम L की बात करें, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर हम A की बात करें, A क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर।
ठीक है, तो अपना लेंथ, एरिया सब कुछ निकल गया। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन करो, ये फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस का। अगर लेंथ दिया हो और एरिया दिया हो और उसकी रेसिस्टिविटी रो दी हो, क्या है रेसिस्टिविटी हम बताएंगे, उसका चिंता मत करो, एकदम बढ़िया से डील करेंगे। बट पहले इतना देखो, इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लीजिए फटाक से बच्चों, जल्दी से उतार लीजिए। उधर वाला दिख रहा है ना तुम लोगों को, देखो जरा एक बार। दिख रहा है आपको, है ना? आइए, चलो सर, अभी हम उसके बारे में, अभी फॉर्मूला के बारे में कुछ ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, बस इतना जानो कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। आप समझ गए कैसे आया फॉर्मूला, आप वो भी समझ गए। तो अभी तक हमने दो फैक्टर देखा है कि रेसिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा और रेसिस्टेंस एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, समझना मेरी बात को। तो ये थोड़ा हायर लेवल का चीज है बच्चों, है ना? ये थोड़ा सा हायर लेवल का चीज है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, है ना? अगर हम कोशिश करेंगे कि तुमको बहुत आसान करके समझाएं तो एकदम धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, है ना? देखो बच्चों, मान लो कि ये मेरा एक कंडक्टर है, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है ना? एक कंडक्टर है मेरा, ठीक। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है उसको, एब्सोल्यूट। अगर हम बात करें एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, तो उस वक्त इसकी रेसिस्टेंस है आर नॉट। क्या पढ़ोगे इसको, आर के नीचे जीरो, अब पढ़ते क्या है, आर नॉट। क्या पढ़ेंगे, आर नॉट, ऐसे पढ़ो। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे इसकी क्या हो गई, रेसिस्टेंस आर नॉट हो गई। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब हमने क्या किया कि इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिए ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। कितने से बढ़ा दिए बताओ? मान लो हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ा दिए, पहले इसका टेम्परेचर T1 था, हमने T1 से इसको T2 कर दिया, T2 पे ले आए। तो क्या टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से इसके रेसिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या ये कंडक्टर का रेसिस्टेंस बदलेगा? एकदम बदलेगा। और कैसे बदलेगा? तो कहा जाता है R इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा डेल्टा टी। समझना मेरी बात को, ये रिलेशन होता है, समझो समझो, एकदम ध्यान समझो, समझ में आ जाएगा। ये R जो है, ये R, ये जो R है, ये है रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट एनी टाइम टी। किसी भी सॉरी टेम्परेचर, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ये आर टी क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर की रेसिस्टेंस है किसी टेम्परेचर टी पे, किसी भी टेम्परेचर टी पे। मान लो 50 डिग्री पे पता लगाना है, 60 डिग्री पे टेम्परेचर का रेसिस्टेंस पता, तो ये वही वाला टेम्परेचर 60 डिग्री 70 डिग्री, यहाँ पे जितना जितना डिग्री रखोगे उस हिसाब से आर टी मिलेगा, ठीक। और ये आर नॉट क्या है? तो ये है एब्सोल्यूट रेसिस्टेंस, कह सकते हो तुम्हारे शब्दों में, 10th के शब्दों में एब्सोल्यूट माने एक फिक्स रेसिस्टेंस, जो इसकी ओरिजिनल नॉर्मल टेम्परेचर पे जो रेसिस्टेंस होनी चाहिए वो आर नॉट है। ये जो अल्फा देख रहे हो ना बच्चा, ये अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, है ना। ये क्या है ये आगे समझोगे, लेकिन अभी के लिए बस मान लो ये कोएफिशिएंट। और ये डेल्टा टी क्या होता है? ये होता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो इस इक्वेशन के हिसाब से देखो, आपको इस इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है बच्चों, ये इक्वेशन से आपका कुछ नहीं लेना देना है, ये सब आगे पढ़ना है आपको। लेकिन अभी के लिए जो मुझे समझाना है मैं वो समझाना चाहता हूं कि इस इक्वेशन के हिसाब से देखो, इस इक्वेशन के हिसाब से तो हमारा जो RT है वो नॉर्मल रेसिस्टेंस में कुछ जोड़ने से मिलेगा अगर हम टेम्परेचर को चेंज किए तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ना चाहिए,
समझो ना, जैसे देखो समझ लो, अगर मान लो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल सेट करके समझा दूं, जैसे मान लो, एकदम ध्यान से देखो, ये एक कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है। जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था तो रेसिस्टेंस मान लेते हैं कि 5 ओम का था, ठीक है। और इसकी जो अल्फा है वो अल्फा रहने दो, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी अल्फा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा के 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब हमसे पूछे कोई कि भाई साहब रेसिस्टेंस बताओ, RT बताओ, तो हम इक्वेशन में क्या लिखेंगे, RT इज इक्वल टू, ये R0 है 5 ओम प्लस अल्फा, और डेल्टा टी माने फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 60 में से 30 घटाओगे कितना आएगा, 30 डिग्री। तो बताओ RT कितना आ गया, RT आ गया 5 प्लस 30 अल्फा, 30 अल्फा आया ना। तो अब अल्फा जो है अगर कोई पॉजिटिव संख्या है तो रेसिस्टेंस बढ़ गया क्योंकि 5 में कुछ जुड़ गया, लेकिन अगर अल्फा नेगेटिव हो जाए तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। तो बस यही बात होता है। ओवरऑल कंक्लूजन मैं तुमको बता रहा हूं, ओवरऑल कंक्लूजन, अगर आपका रेसिस्टेंस जो है, अगर आपका जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस, हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं, कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, हम ये बात कर रहे हैं। तो एकदम ध्यान से देखो, अगर आपके पास कंडक्टर है, अगर कंडक्टर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर को बढ़ाने से आपका रेसिस्टेंस घट जाता है। टेम्परेचर को बढ़ाने से आपका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर इसी कंडक्टर में टेम्परेचर को घटा दें तो हमारा रेसिस्टेंस भी घट जाएगा। तो कंडक्टर के केस में टेम्परेचर को बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन कंडक्टर के जगह अगर हम ले लें सेमीकंडक्टर ले लें, तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। टेम्परेचर को बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर टेम्परेचर को घटाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों, तो इसका रीजन हम आपको एज अ होमवर्क में दे रहे हैं। आप इसको सोचोगे और सोच के अपना एक्सप्लेनेशन दोगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि भाई हम रेसिस्टेंस, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मेरा रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर को घटाएंगे तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। लेकिन सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटता है और टेम्परेचर को घटाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। क्यों, इसका रीजन आपको देना है, सोचना, इधर उधर थोड़ा सर्च करो, गूगल करो, कोशिश करो, समझो खुद से, फिर हम कल के क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी के लिए एक छोटी सी बात आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। किसी भी कंडक्टर में, खास करके मैं कंडक्टर का एक्सप्लेन कर रहा हूं, सेमी कंडक्टर आपके सिलेबस से आउट है लेकिन आपको खोजना है वो, मैं कंडक्टर का एक्सप्लेन कर देता हूं। सोचो क्या होगा, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपने टेम्परेचर, देखो ये तो मैथमेटिकल प्रूफ है, इसको छोड़ो अभी, ये कंडक्टर है, इसका टेम्परेचर तुमने बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ाने के वजह से इसके अंदर जो एटम्स होंगे उनका वाइब्रेशनल मोशन बढ़ जाएगा, बिकॉज बाहर से आप इसको एनर्जी दोगे। जब बाहर से कंडक्टर को एनर्जी मिलेगी तो उसके एटम को भी एनर्जी मिलेगी, तो एटम ऐसे तेजी से वाइब्रेट करने लगेगा। जब एटम की वाइब्रेशन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने में नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसी चीज को मैं यहां पे, इसको जरा आप उतार लेना, है ना, हम इसको जरा यहां पे लिख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेके तुम उतार लेना, हम इसको यहां लिख देते हैं जो मैंने बताया। मैंने क्या बोला सर, ड्यू टू, समझो एकदम बात को, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, द वाइब्रेशनल motion of atoms of conductor increases, therefore number of collision of electron also increases, hence resistance क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ,
इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये एक फिजिकल मतलब ऐसे एक समझाने के लिए एक डेफिनेशन हो गया। इसी को मैथमेटिकली हम ऐसे डील करते हैं। ठीक, क्योंकि देखो सेमीकंडक्टर वाले में आप इस रीजन से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, ये रीजन आपके कंडक्टर को तो एक्सप्लेन करेगा बट सेमीकंडक्टर को नहीं एक्सप्लेन करेगा। तो क्या कहानी है मैं समझाऊंगा कल के क्लास में, बट अभी आपको खुद से सोचना है कि आखिर सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों कम होता है। ठीक, अच्छा कंडक्टर में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो एटम्स का वाइब्रेशनल मोशन बढ़ जाता है। वाइब्रेशनल मोशन बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो आएगा टक से टकराएगा, कोलिजन बढ़ जाएगा, और कोलिजन के बढ़ने से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। समझ गए बात को? तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो देखो एक और फैक्टर बचा रेजिस्टेंस का, और वो फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल। तो हम लोग डील करेंगे नेचर ऑफ मटेरियल को कल के क्लास में। तो आज का क्लास इतना काफी है, इसको बढ़िया से उतार लो, समझ लो। जब हम रेसिस्टिविटी पढ़ा देंगे, रेसिस्टिविटी और जो और भी फैक्टर्स हैं वो सब पढ़ा देंगे, तो आपको असाइनमेंट लिखा हुआ ओम्स लॉ से लेके अभी तक का एकदम बढ़िया से लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक, तब तक के लिए आप इसी को देखिए, एस चंद बुक को पढ़िए, और ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ कोई भी दिक्कत हो फोन करके आसानी से पूछ लो। उस वक्त अगर मैं फोन ना उठाऊं, उस वक्त जवाब ना दूं, तो जब थोड़ा फ्री हो जाऊंगा तो मैं खुद ब खुद आपको जवाब और फोन दोनों ही कर दूंगा। समझ गए बात को? ट्रस्ट करो, अच्छे से पढ़ो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।